नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आजकल कुश्ती संघ के जो पहलवान हैं, उनके समाचार सुर्खियों में हमारे सामने आ रहे हैं। हालांकि आज कुछ समझौता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें सरकार ने पूरी जांच की बात की है। हमारे जो रेसलर्स हैं, पहलवान भाई बहन जो हैं, उन्होंने उन शर्तों को मान लिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम आ रहे हैं, विशेष रूप से यौन शोषण के, उन्हें इस सारी कार्रवाई से 4 हफ्ते के लिए अलग किया गया। हालांकि उनकी इंक्वायरी होगी। मैं यहां पर दर्शक मित्रों आपको ये बता देना चाहूंगा कि महिलाओं के प्रति भारतीय समाज उदार नहीं है। एक किस्म से ऐसी मानसिकता सामने निकल कर आ रही है जिस पर ऐसा लगता है कि हमारा सर लज्जा से झुक जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ समुद्र में एक बूंद की तरह हैं। उन्हें आप संपूर्णता में या समग्रता में मत देखिए, क्योंकि जो क्राइम अगेंस्ट विमेन या किड्स हैं, वो बहुत लार्ज स्केल पे हैं। यानी कि जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि मोर देन 3, 4 या 5% होंगे, अगर मैं उसको अंकित करके भी चलूं। 4.25 लाख से ज्यादा क्राइम विमेन के अगेंस्ट पिछले साल हुए हैं। ये गवर्नमेंट के डेटा है। इसमें मुख्यतः किडनैपिंग, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, डेथ। इसके अलावा 107 केस, नंबर शायद आपको छोटा लगे, वो नंबर है जिसमें लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होते हैं। 1580 को ट्रैफिक यानी कि वेश्यावृत्ति में धकेला गया। सैकड़ों गर्ल्स को बाजार में बेच दिया गया। इसके अलावा जो केसेस रेप के हैं या उसके बाद मर्डर के हैं, सिर्फ किडनैपिंग के ही 76,000 केसेस हैं। रेप कैपिटल इंडिया को क्या कहा जाए, 31,878 से ज्यादा रेप केसेस हैं रिपोर्टेड, और जो अनरिपोर्टेड है उसके तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि घरों की 4 दीवारियों के बीच में अपने लोगों के बीच में बच्चियों की और महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की क्या हालत होती है। रिपोर्टेड वायलेंस केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के 1,37,000, जबकि अक्सर एक बात कही जाती है, हर 3 में से एक महिला भारत में डोमेस्टिक वायलेंस किसी न किसी रूप में फेस करती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 40% विमेन ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वो किसी न किसी रूप में शायद उनके पति जो हैं वो पीटते हैं, और वो कहते हैं ठीक है, आप पीटते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 6,700 से ज्यादा डाउरी डेथ्स हैं। 53,000 से ज्यादा पॉक्सो केसेस हैं बच्चों के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ, जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं वो। 1.5 लाख से ऊपर बच्चों के खिलाफ दूसरे केसेस हैं। 67,000 बच्चे किडनैप किए जाते हैं एक साल में। करीब करीब बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऐसे केस हैं जब बच्चियों के साथ बलात्कार करके मर्डर कर दिए जाते हैं। 50,000 केसेस ऐसे हैं जो एब्डक्शन के हैं, और जिसमें 5,300 सिर्फ दिल्ली में है। घर में ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। हर जगह पे लड़कियों को लोग बुरी नजर से देखते हैं। एयरपोर्ट हो, बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, मॉल्स हो, सड़कें हो, लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि लड़की ना हो गई उपभोग की कोई वस्तु है। और नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों को चिंकी कह के बुलाते हैं, जो अपमानजनक शब्द है। संस्कार और सभ्यता की बात करते हैं, और ये कुछ लोग या चंद लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज के। और यहां पर संस्कृति और संस्कार के नाम पर एक विक्षिप्त और विभत्स मानसिकता आपके सामने आती है। जो आपके सामने ब्रजभूषण सिंह का जो केस है, वो सिर्फ समुद्र में एक बूंद की तरह है। ये समस्या बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा सर्वोत्तम काल है, भारत का सर्वोत्तम काल आ गया।
अगर ये सर्वोत्तम काल है जिसके अंदर इस लेवल का क्राइम अगेंस्ट किड्स एंड विमेन है, और बाकी क्राइम की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, या भ्रष्टाचार की या इमोरालिटी की, अनैतिकता की बात ही नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि एक सभ्यता के नाम पर हम एक धब्बा है। राम राज्य की बात करते हैं लेकिन हम राम के नाम पर कभी चलते नहीं, उसके आचरण पर कभी नहीं चलते। राम राज्य देखना हो तो फिर नॉर्डिक कंट्री जाइए, स्कैंडिनेवियन नेशंस जाइए, स्वीडन हो या डेनमार्क हो या नॉर्वे हो, आपको राम राज्य मिल जाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर इस ढंग से समाज में एक हिस्से को अपमानित नहीं किया जाता, उसको किडनैप नहीं किया जाता, रेप नहीं किया जाता, बलात्कार करके हत्या नहीं की जाती, और ना जाने कितने केसेस हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। वरिष्ठ विश्लेषक, मेरे भी मार्गदर्शक दादा योगेश चुटगर जी गुजरात से जुड़ रहे हैं। दादा, स्वागत है आपका। दिनेश कंवर नमस्कार। जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमाचल की भूमि से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल रॉयल जी भी जुड़ रहे हैं, आपका सर बहुत स्वागत है। और भारत का यंग फेस यानी कि असिस्टेंट एडिटर, जो कि जस्ट टीवी की, जो पूरा इंडिया के जो विदेशों में टीवी दिखाए जाते हैं, खासतौर से उसका बुके है जस्ट टीवी का, 5-6 चैनल्स हैं जो अमेरिका, कनाडा और कई देशों को प्रेषित किया जाता है। वहां पर उनकी एक मशहूर एंकर है और साथ में बेहतरीन विश्लेषक नेहा शुक्ला, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आपके समय की बाध्यता है, मैं उसकी सम्मान करता हूं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि किसी महिला की जो टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है, उसको जाने बिना एक कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, क्योंकि महिलाएं ही तो रिसीविंग एंड पर हैं देखा जाए तो। ये सारा जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, जो हमारी विक्षिप्त और विभत्स मानसिकता है, ये चंद लोगों की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की है। ये समाज एक सड़ा हुआ समाज, सड़ांत भरा समाज हमारे सामने आ रहा है। मुझे इन शब्दों को उपयोग करने में कोई भी, मैं कहता हूं कि, ग्लानि नहीं हो रही है। नेहा जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, जो भी आप कहना चाहें, स्थितियां आपके सामने हैं। ब्रिजभूषण का केस सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल आपने सही कहा दिनेश सर। यहाँ पर मौजूद सभी वरिष्ठ पत्रकारों को मेरा नमन। सबसे पहले, देश में जो हालात हैं, मुझे लगता है पहले से बहुत ज्यादा दयनीय हो गए हैं, खास करके महिलाओं के लिए और बच्चों के अधिकारों के लिए भी मैं कहूंगी। अपराधी तो है ही, अपराधी मानसिकता तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या सबसे ज्यादा दयनीय है, वो इन अपराधियों का संरक्षण है। उन्होंने जो अपराध किया है उसके बारे में संवेदनशीलता तो दूर की बात है, इस चीज को इतने हल्के में लिया जाता है जैसे ये कोई अपराध ही नहीं है। इस तरह की सोच देखकर इतनी आहत होती हूँ। मैं एक महिला हूँ और आज सुबह सुबह मुझे एक खबर आई, हरियाणा से वो खबर है। यहाँ पर असल में खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उन पर एक जूनियर महिला जूनियर कोच हैं जिन्होंने की रेप के प्रयास का आरोप लगाया है, यौन शोषण का आरोप लगाया है। उनका एक स्टेटमेंट पढ़कर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या इस पर रिएक्ट करूं। तो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हरियाणा के एक मंत्री ने उन्हें देखकर कहा कि इन्होंने अपने बाल कलर करवाए हैं, इसका तो रेप होना चाहिए। खेल मंत्री ने किया तो ठीक ही किया। अब आप असंवेदनशीलता और मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस शब्द का इस्तेमाल करूं। उस मंत्री को, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि यहाँ पर बात बात पर विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन आप किसी महिला के लिए जिसने अपने बाल कलर करवा लिए हैं, आप ऐसी सोच भी कैसे रख सकते हैं? आप महिलाओं के पोशाक, उनके बाल कैसे कटे हुए हैं, उनके बाल में कलर कौन सा है, आप कमेंट करना अपना अधिकार कैसे मान लेते हैं? आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई महिला जो है वो वस्तु है? सबसे बड़ी बात, मनोहर लाल खट्टर की एक और चीज है, एक और खबर जो आज ही मुझे सबसे ज्यादा दुखी कर रही थी, वो कि राम रहीम को पैरोल मिल जाना। हरियाणा सरकार 2.5 महीने पहले ही 40 दिनों की पैरोल लेकर वो वापस जेल में पहुंचे और दोबारा से पैरोल मिल गई 40 दिन की। रेप के जघन्य अपराध का कितने सालों के संघर्ष के बाद राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था। तो अपराधी और उनकी अपराधी मानसिकता को संरक्षण देने के साथ साथ इस अपराध को ही कम कर करके ऐसा महसूस हो रहा है कि अपराध तो कुछ है ही नहीं। अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो ये अपराध ही नहीं है। इसकी मानसिकता का अमृतकाल, मैं इसे कैसे अमृतकाल मानूं?
मुझे दुख होता है स्मृति ईरानी को देखकर, मुझे दुख होता है रेखा शर्मा को देखकर। रेखा शर्मा यही हरियाणा की बीजेपी जो यूनिट है उससे निकलकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है और पिछले लंबे समय से अध्यक्ष हैं। लेकिन क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनको जानती हूँ, जब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, दिल्ली में ही रहते हुए भी महिला पहलवान वहां पर आंसू बहा रहे थे और कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही रेखा शर्मा की तरफ से आया, ना ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से आया। स्मृति ईरानी को तो मैंने हमेशा चीख चीख कर बात करते हुए देखा है, सदन के भीतर भी किसी भी बात पर, गांधी परिवार पर। आप सोचिए, जब उनसे पूछा गया कि महिला पहलवानों के यौन शोषण पर आप क्या टिप्पणी करेंगी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें कांग्रेस के समय में भी 10 चीजें उन्होंने गिना दी और कहा कि क्योंकि मैंने गांधी परिवार को, राहुल गांधी को हरा दिया है, मुझे टारगेट किया जाता है। तो आप अपना विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हैं? जो विक्टिम है आप उनके लिए कोई स्टेटमेंट दीजिए। आप मत, हर एक चीज पर राजनीति करना सही नहीं लगता है। आप पहले एक महिला तो रहिए। तो इस देश की इस मौजूदा परिस्थिति को, और खासकर मैं देखूंगी बीजेपी के जो नेता है, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं इतने नेताओं के साथ मिली हूँ, उनका इंटरव्यू किया है मैंने। एक मेरे साथ वाकया हुआ था, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हरियाणा के ही, और जिस शब्दों का उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया था, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी थी कि मुझे सर आपका इंटरव्यू करना है, जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, सिर्फ मैंने उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। मैंने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो। तो मुझे पता है कि उन दिनों में मैं किस मानसिकता से गुजर रही थी। उनको कोई बुरा नहीं लगता, उनको कोई डर नहीं है कि वो किसी महिला के साथ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ हो सकता है कि कोई कार्रवाई हो जाए। किसी तरह का खौफ ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके संरक्षक हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन्हें बचा लेंगे। ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड किसको पता नहीं है। और लंबे समय से भारतीय कुश्ती महासंघ में वो नेतृत्व कर रहे हैं। सबको पता है कि वहाँ पे क्या चलता है। जितनी भी खेल संस्थाएं हैं वहां पर महिला खिलाड़ी को किस परिस्थितियों में जो है प्रदर्शन करना पड़ता है, मानसिक शारीरिक हर तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तब मुंह यहाँ पर खोलना पड़ा, पहले खेल मंत्री के मामले में वो अलग ही यहाँ पर सुर दिखा रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हरियाणा में तो ये राजनीति ही उल्टी पड़ जाएगी, जब लगभग 90% जो विमेन रेसलर्स हैं वो हरियाणा से आती हैं और वोट बैंक का बड़ा जनाधार जो है वो शायद खिसक जाता, तब वो आगे आकर आए और उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे, हम उनके साथ हैं। तो राजनीति जब स्तर आप देखिए कि हर एक चीज को आप जब राजनीतिक फायदे और नुकसान से देखिएगा, तो महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के लिए संवेदनशीलता की तो बात भूल जाइए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं पर आरोप नहीं है, कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप है, लेकिन कम से कम आंखों में एक शर्म तो थी, आंखों में एक शर्म तो थी कि अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन नेताओं के आंखों में वो शर्म ही नहीं है, वो हया ही नहीं है कि महिलाओं को इज्जत सम्मान देना तो दूर की बात है, अगर कोई अपराध हो गया है तो उन अपराधियों को संरक्षण देने वालों की भी कमी नहीं है। ये देखकर बहुत अफसोस होता है। अमृतकाल महिलाओं के लिए तो खासकर बिल्कुल ही नहीं है दिनेश जी। आपकी समय की बाध्यता, एक छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं। बात राम रहीम की हो या बिल्किस बानो के बलात्कारियों के महिमा मंडन की हो, जी बिल्कुल। भारत के अंदर ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक पार्टियों के अंदर दबंग अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिनके ऊपर आधे लोग ऐसे हैं पार्लियामेंट में या असेंबलीज में भी, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, अपहरण के मुकदमे चल रहे हैं, उससे भी गंभीर अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं। और ये अगर भारत के कर्णधार हैं, अगर ये भारत के कर्णधार हैं, तो फिर किसी भी संस्कृति और संस्कार की बात करना, सभ्याचार की बात करना, मुझे लगता है कि शायद एक इससे बड़ी लज्जाजनक बात कोई हो नहीं सकती। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारा भारतीय समाज चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो एक विक्षिप्त समाज बन गया है, एक विभत्स समाज बन गया है। यहां पर किसी की इज्जत नहीं, बच्चों की इज्जत नहीं, महिलाओं की भी इज्जत नहीं है। ये कौन सा संस्कारी भारत है, कौन सा सर्वोत्तम काल भारत का आ रहा है? मुझे लगता है ये भारत का हलाहल से भरा हुआ विष काल आ गया है सारा का सारा, जहां पे सारे दबंग मंत्री बनते हैं, उच्च पदों पर बैठते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता किसी के द्वारा भी। हरियाणा में देखो, किसी प्रदेश में देखो आप,
उत्तर प्रदेश में भी देखिए, हरियाणा में भी देखिए, जहाँ पर भी आप देखें, अगर जहाँ पर राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनावी हार-जीत के लिए चलती है, वहाँ पर इन सब बातों की तो बेमानी ही लगती है दिनेश जी। और यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, कहीं न कहीं ये मानेंगे कि कहीं न हम आगे 2023 में भी बढ़ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन जो संस्कार और संस्कृति भारतीय नागरिक की पहचान हुआ करती थी, वो धीरे-धीरे इतनी तेज़ी से धूमिल होती जा रही है, अ, हमें एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन सज्जनता किसी की आँखों में नज़र नहीं आती। महिलाओं के प्रति सम्मान बहुत मुश्किल से, जैसे अगर 50 लोग बैठे तो 2 लोगों की आँखों में आपको महिलाओं के प्रति सम्मान वो देखने को मिलता है। आप देखिए, आप नए साल के शुरुआत में ही अंजलि दिल्ली में अंजलि के साथ क्या हुआ? शीला दीक्षित के समय जब निर्भया कांड हुआ था, तो पूरी दिल्ली, ऐसा लग रहा था दिल्ली ही नहीं, आस-पास के कई शहरों से लोग वहाँ पर पहुँच के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोगों की आत्मा ही क्या मर गई है? सिर्फ अंजलि ही नहीं, श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ। हर एक चीज़ को लव जिहाद, कहीं न कहीं राजनीतिक, हर एक घटना को राजनीतिक फ़ायदे से जोड़ने, राजनीतिक नुकसान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। अब जो विक्टिम है, जिस परिवार के साथ ये गुज़र रहा है, वो किस भावना से, किस आहत पीड़ा से गुज़र रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। आम नागरिक की भी मैं बात कहूँगी, आम नागरिक भी शायद नहीं सोच रहा है, कहाँ वो प्रदर्शन हो रहे हैं, कहाँ वो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। मैं हर एक नागरिक से समझना चाहती हूँ कि आखिर आपकी अंतरात्मा को क्या हो गया है? अंजलि के लिए आपने कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला? श्रद्धा के लिए आपने कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला? कांग्रेस राज में क्या आपको इतनी आज़ादी थी कि विभिन्न घटनाओं को लेकर आपकी अंतरात्मा आपको कहती थी और आप सड़क पे निकल कर आते थे? लेकिन अब आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं आपको धिक्कारती है कि आप क्यों नहीं सड़क पर उतरते हैं और किसी भी विक्टिम के लिए न्याय की यहाँ पर आवाज़ बुलंद करते हैं? आखिर कैसा माहौल यहाँ पर बन गया है कि अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाना मुश्किल हो गया है? आज राम रहीम के लिए शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं लोग? राम रहीम को आप 1 साल में 4 बार 40-40 दिनों की पैरोल दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? आखिर उसने ऐसा क्या काम किया है कि उसको इतनी ज़्यादा जो है पैरोल मिल रही है? क्या जेल में ऐसा व्यवहार है उनका? जेल के सिस्टम का, न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर किस तरह की यहाँ पर न्याय व्यवस्था चल रही है? जेल में जी, कोई बिल्कुल। मुजरिम इतने जघन्य अपराध के लिए सज़ा काट रहा है जी, और उसको बार-बार पैरोल मिलना। जी, आप देखिए, बीजेपी के कितने नेता हैं जिन पर इस तरह के आरोप हैं और उन्हें किसी न किसी तरह का संरक्षण मिल रहा है। ब्रिजभूषण ने जब ये बात कही कि मुँह खोलूँगा तो सुनामी आ जाएगी, तो वो क्या इशारा करना चाह रहे थे? इस जी, तरह के नेताओं को जब आप किसी गद्दी पर बिठाएँगे, तो वो कहते हैं ना कि भस्मासुर की बात होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ खुलासा हो सकता है। जी। जी।